नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। ये हमारे एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड दूसरा वीडियो है जिसमें हम 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आज ये 25 क्वेश्चन आपको हर 2 दिन पर मिल रहे हैं और आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं। कौन सी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ना, वो केवल 4 साल की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो 1974 से 79 के बीच था। ठीक है, आपको पता है पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये 74 से 79। लेकिन बीच में 1978 में, मार्च 1978 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है मोरारजी देसाई की, जो जनता पार्टी की थी। किसकी थी? जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी ने इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने से पहले ही, 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया और अनवरत योजना लेकर आई। क्या लेकर आई? अनवरत योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल 74 से 79 था वो रह जाता है 1974 से 78, क्योंकि 78 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने इसे बंद कर दिया। शुरुआत क्या किया? अनवरत योजना की। और अनवरत योजना जो है वो आपकी चलती है 1978 से 83 के बीच। ठीक है, 1978 से 83 के बीच अनवरत योजना चलती है। लेकिन इसी बीच में उन्हें दोबारा पंचवर्षीय योजना शुरू करनी पड़ती है, और जो कि 6ठी पंचवर्षीय योजना थी और 1980 से 85 तक चलती है ये। ठीक है, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हो जाता है? 1980 से 85, 1980 से 85 तक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अनवरत योजना भी चल रही थी उसी में 78 से 83 के बीच। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि उत्पादन गुणांक न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरण भुगतान। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अंतरण भुगतान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतरण भुगतान। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ अमृतसर के जगह एक ऑप्शन डाल सकते हैं और इस ऑप्शन को हम लिखते हैं यहाँ पर कर्नाटक, या सीधे बैंगलोर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बैंगलोर। ठीक है, तो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो बैंगलोर में स्थित है, कर्नाटक में। बैंगलोर, कर्नाटक। इसका कहने का अर्थ है कि ये आपसे पूछ रहा है कि इसरो कहाँ है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि इसरो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो आपका बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसरो का गठन 1969 15 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त को। लेकिन इसरो का इससे पहले कुछ और नाम था। तो इसरो का इससे पहले क्या नाम था? तो इनकोस्पार। क्या नाम था इसका? इनकोस्पार। ठीक है, इसरो का पहले क्या नाम था? इनकोस्पार। ठीक है, यहाँ बीच में एन छूट गया है, इनकोस्पार। तो ये क्या था? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका फुल फॉर्म क्या था? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस, स्पेस, आर से रिसर्च। ठीक है, तो ये पहले इसका नाम था। तो आपसे अगर पूछेगा कि इसरो का पहले किस नाम से जानते थे, तो इनस्कोपार के नाम से जानते थे। इनस्कोपार के नाम से जानते थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था, और इन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? अफ्रीका में। तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? महात्मा गांधी ने। उन्होंने इसका पहला इस्तेमाल कहाँ किया?
तो अफ्रीका में किया था, और भारत में सबसे पहले कहाँ किया, तो चंपारण में। कहाँ किया, चंपारण 1917, जो नील खेती के विरोध में था। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। इसका मतलब है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना होती है 1966, 1 जुलाई 1966, 1 जुलाई 1966। तो 1 जुलाई 1966 को IFS को जोड़ा जाता है, भारतीय वन सेवा को जोड़ा जाता है। ये अखिल भारतीय सेवाओं के तहत है, यानी UPSC के तहत ये आते हैं। इसके तहत UPSC के तहत आते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कब, माफ़ कीजिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं के तहत IFS का सृजन कब हुआ, तो 1966 में हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, और हाँ, इसके तहत UPSC के तहत बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे आपका IAS हो गया, ठीक है, IAS हो गया, IPS हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उसके बाद हो गया आपका IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान में जोड़ा गया। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया अनुच्छेद 243। कितना में जोड़ा गया, अनुच्छेद 243। अगर बात करेंगे बात करते हैं भाग की, तो यह है भाग 9 में। किस में है, भाग 9 में। और अगर बात करेंगे अनुसूची में, तो तो अनुसूची हो जाएगी 11। तो आपका पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस अधिनियम में है, किस संशोधन द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992 में हुआ। कब हुआ, 1992। तो 1992 में, और ये कब लागू किया गया, तो 24 अप्रैल को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243। किस भाग में, तो भाग 9। किस अनुसूची में, तो अनुसूची 11। और इसमें विषय की संख्या कितनी है, तो विषय की संख्या है 29। तो पूछा जाएगा पंचायती राज में विषय की संख्या कितनी है, तो 29 है। और 24 अप्रैल 1992 को इसको अपनाया गया था, इसीलिए हम लोग पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे तो भारत का तोता कहा जाता है, या कहने का अर्थ है तोताए हिंद कहा जाता है। ठीक है, तोताए हिंद। तो तोताए हिंद जो कहा जाता है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने कुल मिला के 8 सुल्तान के अंडर काम किया है। ठीक है, कुल मिला के 8 सुल्तानों के अंडर में काम किया है। इनकी जो प्रमुख किताब है उसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद। और इन्होंने और एक फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है तुगलकनामा। नाम क्या है, तुगलकनामा। ठीक, इन्हें तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो को किन 2 वाद्य यंत्रों का आविष्कारक माना जाता है, तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत किसके वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ, तो ये सीधा आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, तो माउंट बैटन योजना के तहत ही भारत का बंटवारा किया गया था। भारत के एकीकरण में, ठीक है, बंटवारे के बाद भारत के एकीकरण में माउंट बैटन का बहुत बड़ा योगदान था। तो भारत के एकीकरण में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आ जाता है जो आप लोग सबको पता है, जिनके नाम पर हमारे देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। ठीक, तो वो है सरदार पटेल का। किसका, सरदार पटेल। दूसरा आते हैं वीपी मेनन। कौन आते हैं, वीपी मेनन। और तीसरे आते हैं हमारे माउंट बैटन, है ना, माउंट बैटन। इन 3 लोगों का भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो भारत का जो विभाजन हुआ था माउंट बैटन योजना के तहत ही हुआ था। ठीक, और भारत की जो स्वतंत्र हुआ वो माउंट बैटन की योजना के तहत ही अलग होने के बाद आज़ाद हुआ था। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट
बैटन ही थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, रूस क्रांति किस वर्ष हुई? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसी क्रांति के बाद रूस में जार का रूस में जार का किसका? जार, यानी जार का जो शासन है ना वो खत्म हो गया। जार वहाँ के राजा को कहा जाता था, तो इनका शासन समाप्त कर दिया गया और रूस में उसके बाद क्या आ गई? समाजवाद आ गया। क्या आ गया? समाजवाद। ठीक है, रूस में समाजवाद की शुरुआत कब हुई? 1917 में हुई। ठीक, जिस समय यहाँ रूस की क्रांति चल रही थी, यहाँ का जो जार था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय। इसको राइट डाउन कर लेंगे ढंग से, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जार निकोलस द्वितीय। ठीक, रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1917 में ही हुई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो देखिए, कुषाण के सबसे प्रसिद्ध राजा का यहाँ नाम लिखा हुआ है, वो है कनिष्क। कनिष्क जो था वो कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है, प्रतापी राजा माना जाता है। इसने रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, पहली सदी में। ठीक है, पहली सदी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक, इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर थी। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, वो किसके समीप स्थित है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक सनकी था, तो मोहम्मद बिन तुगलक अचानक अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। और ये दौलताबाद औरंगाबाद से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद से कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद से 16 किलोमीटर दूर स्थित है और यहीं पर उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी और जबरन स्थानांतरित करवाई थी। ठीक है, जबरन, ठीक है, जबरन स्थानांतरित करवाई थी। और आपको बता दें कि इसी दौलताबाद में जो औरंगाबाद के नज़दीक है, औरंगजेब का मकबरा स्थित है। औरंगजेब का आपको पता होगा कि औरंगजेब के फेवरेट शहरों में से एक औरंगाबाद था, क्योंकि यहीं पर उसने अपनी बीवी का मकबरा भी बनवा करके रखा हुआ था। ठीक है, तो औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद में ही उसका औरंगजेब का मकबरा स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो निम्नलिखित में से बताना है। तो आपको पता है भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है असम, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है केरल। तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, तो इन सभी ऑप्शन के अनुसार यहाँ आंसर चला जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। इसे फ्रांस बनवा रहा था। ठीक है, इसे कौन बनवा रहा था? तो फ्रांस। देखिए, दुनिया के दो बड़े नहर पनामा नहर और स्वेज नहर, इन दोनों का ही निर्माण फ्रांस ने ही करवाया था। ठीक है, लेकिन बाद में मिस्र ने कब्जा कर लिया था आपके स्वेज नहर पर। ठीक है, तो इन दोनों ही का निर्माण किसने करवाया है? फ्रांस ने करवाया है। और 1914 में ये बनकर पनामा नहर तैयार हुआ था। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये मान लीजिए आपका है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका का जो ये हिस्सा है ये वाला, यहीं पर है आपका पनामा नहर। तो इधर आपका अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है, और यहीं में बीच में है एक पनामा नहर जो 1914 में बनकर तैयार हुआ था, जिसको फ्रांस ने बनवाया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत में प्रायद्वीपीय नदी में संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन किसका है? देखिए, सबसे ऊंचा कहिए या सबसे बड़ा कहिए, दक्षिण भारत में जो कि दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा डेल्टा या सबसे बड़ा बेसिन बनाने वाली जो नदी है वो है गोदावरी। कौन है? गोदावरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है,
कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो 5 जगत में जो वर्गीकरण है वो विटेकर ने किया था। किसने किया था? विटेकर ने। तो विटेकर ने जो 5 जगत में वर्गीकरण किया था उसमें कौन कौन से आते हैं? तो पहला नंबर पे आता है जंतु। कौन आते हैं? जंतु। दूसरा नंबर पे आते हैं पादप। कौन? पादप। पादप। उसके बाद कवक। कौन? कवक। उसके बाद मोनेरा। कौन आते हैं? मोनेरा। और उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। तो 5 जगत में किया है। पहला कौन था? जंतु, पादप, कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ये 5 जगत में जंतु का वर्गीकरण किसने किया था? तो विटेकर ने किया था। ठीक है, विटेकर ने किया था। नेक्स्ट है काइटिनी। बाह्य कंकाल वाले जीव में कौन से होते हैं? तो आपको पता है कवक का जो आंतरिक भाग बना होता है किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो पूछ रहा है कि बाह्य कंकाल वाले जीव कौन होते हैं? तो बाह्य कंकाल वाले जीव होते हैं समुद्री अर्चियन। कौन होते हैं? समुद्री अर्चियन, जैसे घोंघा, कछुआ। तो ये सब के ऊपर बाहरी एक खोल होती है जो काफ़ी ठोस होती है, जो पक्षियों से या बाकी जानवरों से इन्हें बचाती है। तो ये बाह्य कंकाल वाले जीव होते हैं। वैसे कछुआ जो है वो बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन दर 70 से 80 बार, वैसे तो 72 बार होता है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 70 से 80 बार प्रति मिनट है। ठीक है, 70 से 80 बार प्रति मिनट। ठीक है, मिनट प्रति मिनट है, घंटा नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, ये प्रति मिनट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में पाया जाता है? तो देखिए सिट्रिक एसिड जो है ना वो मुक्त रूप से सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसमें जो खट्टे फल का जो उदाहरण है वो है नींबू। आपको पता होगा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। नींबू, सिट्रिक एसिड, दूध एसिटिक माफ़ कीजिएगा लैक्टिक एसिड, सेब मैलिक एसिड और इमली टार्टरिक एसिड। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन कृमि फीता कृमि है? निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि है? फीता कृमि को इंग्लिश में कहते हैं टेप वर्म, है ना, टेप वर्म। मतलब कहने का मतलब ये जो वर्म है, ये जो कीड़ा है, ये किसके तरह दिखेगा? टेप के तरह। किसके तरह? टेप के तरह दिखता है, इसलिए इसको टेप वर्म कहा जाता है। ठीक है, टेप वर्म कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीनिया। टीनिया जो है वो टेप वर्म का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। एक्चुअली में ये लैक्टोमीटर दूध का जो है घनत्व मापता है। जितना अधिक दूध का घनत्व होगा दूध उतना ही क्या होगा? शुद्ध माना जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप का पड़ता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड तापमान चाल बढ़ जाता है। ठीक है, 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड चाल बढ़ जाता है ध्वनि की। आर्द्रता बढ़ने पर, अगर आर्द्रता यानी नमी ज़्यादा होगी, जैसे ओस भरी रात में या बारिश वाले समय में देखेंगे आप, ध्वनि की जो चाल होती है ना वो बढ़ जाती है, अधिक तेज़ी से सुनाई देती है। घनत्व, जितना घनत्व अधिक होगा उतना ही ध्वनि तेज़ी से गमन करेगी। तो घनत्व बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। जैसे जल का घनत्व और लोहे का घनत्व, दोनों में घनत्व अधिक लोहे का होता है, तो लोहा में ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी और जल में ध्वनि की चाल कम होगी। ठीक है, तो घनत्व बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। नेक्स्ट है कि वृत्ताकार पथ पर के चारों ओर पिंड की गति, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? देखिए इसके जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं ना यहाँ पर, ये सभी गलत हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्तीय है, पथ है,
इस वृत्तीय पथ पे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, इसके चारों ओर दौड़ रहा है। तो इसके चारों ओर दौड़ने के क्रम में उसकी दिशा बार बार बदल रही है, ध्यान से देखिए, उसकी दिशा बार बार बदल रही है, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम, बार बार उसकी दिशा बदल रही है। तो जब आपको पता है, जब भी दिशा परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, दिशा जब भी परिवर्तन होता है तो किसमें परिवर्तन होता है, वेग में। और जब भी वेग में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब त्वरण में भी परिवर्तन आएगा। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिमान होती है तो उसका वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित होता है, ठीक है, वेग और परिवर्तन दोनों। तो नियत क्या रहता है, तो नियत उसकी चाल रहती है, क्या रहती है, चाल, क्योंकि चाल को दिशा से कोई संबंध नहीं है, दिशा से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए यह नियत रहेगी। लेकिन वेग और त्वरण क्या होते रहेंगे, हमेशा बदलते रहेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से आपका कोई आंसर नहीं आएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेग और त्वरण दोनों क्या होंगे, परिवर्तित, ठीक है, त्वरण भी परिवर्तित होगा और वेग भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो समान क्या रह जाएगा, तो समान चाल रह जाएगा, ठीक है, समान चाल रह जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, धारावाहक चालक किससे संबंधित है। तो देखिए, जब भी धारा चलती है ना तो वो क्षेत्र बनाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए ये चालक है और इसमें से धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, इसमें से धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो जब भी धारा प्रवाहित होती है तो ये धारा जो है ना अपने आसपास के क्षेत्र में एक क्षेत्र का निर्माण करती है, जो होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत का चुंबकीय गुण जो बताया था वो ऑस्टेड ने बताया था, किसने बताया था, ऑस्टेड ने, ठीक है। तो ये धारा का निर्माण करती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 1 किलोबाइट कितने बिट के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, बिट नहीं होगा, यहाँ पर बाइट होगा, ठीक है, क्या होगा, बाइट। तो 1 किलोबाइट जो है, 1 किलोबाइट वो 1024 बाइट के बराबर होता है, किसके बराबर, बाइट। अगर हम बोलेंगे 1 बाइट, तो 1 बाइट जो है ना, 1 बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। और 1 बिट जो है वो 4 निबल के बराबर होता है, किसके बराबर, 4 निबल के बराबर, ठीक है, 4 निबल, 1 बिट 4 निबल। उसके बाद जितना भी आपका आएगा वो सभी के सभी क्या होंगे, 1024। मान लीजिए आपसे पूछेगा एक KB में कितना बाइट, तो 1024 बाइट। अगर आपसे पूछेगा 1 GB में कितना बाइट, ठीक है, कितना मेगाबाइट, तो 1024 मेगाबाइट, ठीक है। 1 MB में कितना किलोबाइट, तो 1024 किलोबाइट, ठीक। तो इस प्रकार से आपका आंसर चलता जाएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए। अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।